हेलो बच्चों, वेलकम टू ए न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और ये जो टॉपिक है बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में जी और नीट में रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और बोर्ड्स के लिए अगर हम बात करें तो बोर्ड्स में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का और 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मोस्ट फेवरेबल टॉपिक रहता है डायपोल। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं। बढ़िया से नोट्स बनाओ, ठीक है, ध्यान से समझो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। अगर कोई डाउट रहे तो बेटा कमेंट करो, उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, फिर हम बात करते हैं ये कैसे, मतलब कहाँ से आया ये टर्म, कैसे मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल आया कहाँ से बेसिकली, फिर हम बात करेंगे इसकी। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को आप इस तरीके से समझो कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल एक तरीके का सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास 4 तरीके की क्वालिटीज हैं, या मैं बोलूं 4 तरीके की चीजें हैं। ये 4 चीजें या 4 प्रॉपर्टी या 4 क्वालिटी अगर किसी सिस्टम के पास है तो वो सिस्टम एक डायपोल कहलाएगा। कौन कौन से 4 चीजें देखो। सबसे पहली चीज अगर एक ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 चार्ज हो। कितने चार्ज हो बेटा? 2 चार्ज हो। पहली चीज, कितने चार्ज होने चाहिए? 2 चार्ज होने चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कितने चार्ज है? 2 चार्ज है। दूसरी चीज, वो दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हैं। कैसे हैं? अपोजिट पोलैरिटी के हैं। दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। सर अपोजिट पोलैरिटी का मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। बोलो इतनी बात क्लियर? 2 चार्ज हैं, अपोजिट पोलैरिटी का है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए जो चार्ज हमने जो 2 चार्ज लिए हैं इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। अभी समझाएंगे बेटा मतलब क्या है इसका। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मैं बोलूं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 2 कूलम और इसका भी मान लिया हमने 2 कूलम। तो 2 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। मैंने बोला 2 चार्ज हैं, 10 कूलम और 10 कूलम, तो 10 और 10 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसा हो गया? इसका मैग्नीट्यूड भी 2, इसका मैग्नीट्यूड भी 2, तो मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल। दूसरा, अपोजिट पोलैरिटी होनी चाहिए, तो एक होना चाहिए नेगेटिव और एक होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन रहा है। देखो ये एक सिस्टम बन रहा है, इसके अंदर कितने चार्ज अवेलेबल हैं? 2 चार्ज अवेलेबल हैं। दोनों चार्ज की पोलैरिटी कैसी है? देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों की पोलैरिटी है अपोजिट। तीसरा देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर। और चौथी क्वालिटी, दोनों के बीच में होनी चाहिए कुछ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब 4th क्वालिटी जो होगी वो होगी अपनी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, 2 चार्ज हैं, अपोजिट पोलैरिटी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये सब कुछ क्वालिटी होने के बाद ये जो सिस्टम बना है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन समझो। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्ज का। ये 2 कूलम, ये -2 कूलम, ये पॉजिटिव 2 कूलम, तो पेयर हो गया एक। -2 कूलम प्लस 2 कूलम पेयर हो गया एक। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, एक माइनस का एक प्लस का भी हो गया। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हमने रख दी, तो ये जो सिस्टम बनेगा अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, बोलो इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इस बात में? इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल डेफिनेशन नोट करो बेटा बढ़िया से, ये डायग्राम अच्छे से बनाओ। देखो 2 चार्ज हमने ले लिया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पर इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, देन दिस होल सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक बेटे,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान सी चीज थी। बढ़े, आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने बढ़िया से। चलिए अब मैं आपके सामने एक थोड़ी सी सिचुएशन रखता हूं, मान लीजिए कि आपने किसी भी कंडक्टर को पोलराइज किया है ना। पोलराइज कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे सर? पोलराइज का मतलब जिसके अंदर दो पोल्स क्रिएट हो जाए। सर नहीं समझ आया। चलिए एक सिचुएशन रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या याद है? यस सर याद है। ठीक है, चलिए तो अगर समझना ध्यान से, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, यानी एक सिचुएशन लेते हैं, एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, मान ली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को रख दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। चलिए ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो क्या होगा सोचो क्या होगा बेटा। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस तरफ, और यहाँ क्रिएट होगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ क्रिएट होंगे खूब सारे पॉजिटिव चार्ज। खास बात ये रहेगी कि भैया यहाँ पे नेगेटिव क्यों क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे प्लस क्यों क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे -10 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पे +10 कूलम चार्ज क्रिएट होगा। दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू कैसी रहती है, बराबर। मैग्नीट्यूड कैसा रहता है बेटा, बराबर रहता है। अब ये जो प्रोसेस हुई है ना, मैं अब इस ऑब्जेक्ट को बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा पोलराइज। क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है, बात क्लियर। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब हमें ध्यान से समझना है, देखो मैं इसके पोलराइज होने की प्रोसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। आप इसी तरीके से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि मान लीजिए कि भाई जब ये पोलराइज हो रहा था, बस ये सिर्फ इमेजिन करना है ताकि आपको चीजें थोड़ी ठीक से समझ में आए। इमेजिन करो कि जब ये पोलराइज हो रहा था तो समय बहुत स्लो हो गया। समय कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। अगर समय उस समय स्लो हो गया था तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, बहुत हल्के हल्के भाग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के भाग कर यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ध्यान से समझना, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया है तो इस तरफ क्या क्रिएट हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज। तो इसी समय पर यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अरे भाई समय बहुत स्लो चल रहा है, इसके अंदर पोलराइजेशन की प्रोसेस चल रही है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। मैंने टाइम को बहुत स्लो कर दिया, तो ऐसा होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भाग कर आ रहा है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के आ रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, और बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक और अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस को हम स्लो करके देखें तो हल्के हल्के क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, हल्के हल्के यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से पोलराइज हो जाएगा। तो इस पूरे ही में ये जो ऑब्जेक्ट जो पूरा पोलराइज हो चुका है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट पोलराइज हो चुका है, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बनेगी, सोचो, स्मॉलेस्ट यूनिट ये बनेगी ना पोलराइजेशन की, सबसे छोटी यूनिट ये है। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसने एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो ये जो यूनिट बनी है ना, इस यूनिट को ही इसी यूनिट को हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं बेटा, डायपोल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पोलराइज होता है तो उसके अंदर बहुत सारे डायपोल होते हैं, बहुत सारे डायपोल मिलके एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा, पोलराइज करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई कि बहुत सारे, देखो एक डायपोल ये रहा, एक डायपोल ये रहा, एक डायपोल ये रहा, तो बहुत सारे डायपोल मिलके किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं पोलराइज। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना पोलराइज हुआ है वो फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डायपोल मोमेंट। क्या ये बात क्लियर है। डायपोल हमें बताता है, देखो छोटे छोटे डायपोल खूब सारे मिलके किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं पोलराइज, और मुझे बताने कि भाई ये ऑब्जेक्ट ज्यादा पोलराइज है, ये ऑब्जेक्ट कम पोलराइज है, ये बहुत कम पोलराइज है, ये पोलराइज है ही नहीं, मतलब डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आप ऐसा बोल सकते हो
कितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन हुआ है, ये अगर आपको फाइंड करना है तो आपको फाइंड करना पड़ता है बेटा डायपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का काम क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तगड़े तरीके से पोलराइज हुआ है। चलिए आइए इधर हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसकी डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी हम डायपोल बेटा बनाएंगे ना, डायपोल जब भी आप बनाओगे डायपोल, आप एक चीज ध्यान रखोगे, आप पहला चार्ज जो लोगे हमेशा नेगेटिव लोगे। अभी ऐसा क्यों है वो समझाएंगे आपको। हमेशा नेगेटिव चार्ज लोगे, तो हमने एक डायपोल ले लिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया 2a। सर डी मान लो ना, अभी तो डी माना था, नहीं हम 2a मानेंगे। उसका कारण हम आपको बताते हैं। कारण ये है कि जब आप डेरिवेशन करोगे तो डेरिवेशन की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है 2a यूज करने से। वो कैसे होगी अभी डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 2a क्या है? एक स्मॉल डिस्टेंस मान लिया हमने, एक क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेट बाय डिस्टेंस 2a। मुझे इसका निकालना है डायपोल मोमेंट, मतलब ये इसका पोलराइजेशन जो है वो कितना स्ट्रांग है वो मुझे पता करना है। तो मैं उसके लिए निकालूंगा डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों चार्ज में से देखो दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, इसका भी क्यू इसका भी क्यू, बस चार्ज अपोजिट है। तो अगर मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है डायपोल मोमेंट का? वो ये कहता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज को उठाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो इसका भी क्यू इसका भी क्यू, कोई सा भी लिख लो। तो मैंने लिख लिया क्यू, है ना, उसकी इंटू कर दो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे, तो आपको मिलेगा डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट किसी भी डायपोल का कैसे निकालोगे? कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। किसी भी मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है, किस किस का मल्टीप्लीकेशन? किसी भी एक चार्ज का, आइदर चार्ज का, किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखो डेफिनेशन नोट करो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डायपोल मोमेंट आपको निकालना है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा Q इंटू 2a। Q क्या है? चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, और 2a क्या है बेटा? उसके बीच की डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं, कि भैया एक डायपोल मोमेंट है, ये है 2 कूलम माइनस का, ये है 2 कूलम, बीच में डिस्टेंस दे रखी 1 मीटर। डायपोल मोमेंट निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इंटू 2a की पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। आंसर हो जाएगा 2। क्लियर बात? डायपोल मोमेंट कैसे निकालें? Q इंटू 2a। Q मतलब कोई सा भी एक चार्ज, 2 कूलम दे रखा है तो 2 रख दिया हमने Q की जगह, और 2a की पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 मीटर, तो लिख दिया हमने 1 मीटर। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया डायपोल मोमेंट का आंसर। अब डायपोल मोमेंट जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, है ना, नोट करो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट देखो इसकी क्या है? कूलम मीटर। ऐसा यूनिट क्या बेटा इसकी? कूलम मीटर। ऐसा यूनिट है इसकी कूलम मीटर, नोट कर लो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देखो, छोटी जो गलती होती है ना उनको आप सुधारो। यहीं पे अपन क्लियर कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? लिख देते हैं CM। ये CM देखने में कैसे लिख रहा है? सेंटीमीटर लग रहा है, तो इसीलिए आप इसको कैसे लिखेंगे? कूलम थोड़ा स्लैश फिर मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला तो P को फॉर्मूला है Q इंटू 2a। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो AT। 2a क्या है बेटा? एक तरीके की लेंथ, और लेंथ के लिए हम यूज करते हैं क्या? L। तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? L T A। M तो है नहीं तो M0 लिख दो, लिखना चाहो तो, वरना ये भी लिख सकते हो। तो हो जाएगा M0 L1 T1 A1। ये होगा बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा।
सीजीएस यूनिट आप इसकी याद करेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है इसकी डिबे। अच्छा, डिबे कहां से आया? बेसिकली ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डाइपोल जो है दिया था, उनका नाम था पीटर डिबे। क्या नाम था? उनके नाम के हिसाब से जो है वो ये यूनिट जो सीजीएस यूनिट उन्होंने दे दी है, डिबे। ये वैल्यू भी बेटा याद कर लेना, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इतना चीजें कर लिया आपने बढ़िया से। तो हमने डाइपोल पढ़ लिया, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताता है बेटा? कितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन है वो। चलिए, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि भैया आइडियल डाइपोल का होता है। आइडियल डाइपोल क्या होता है? ठीक है, तो आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज होना चाहिए बहुत बड़ा चार्ज होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बड़ा चार्ज होना चाहिए, इनफाइनेटली लार्ज चार्ज होना चाहिए, लार्ज चार्ज। ठीक है, दो चार्ज जो कि बहुत ज्यादा बड़े हों और बहुत ज्यादा पास पास रखे हों। ध्यान से समझना, आइडियल डाइपोल का मतलब कि भाई चार्ज इनफाइनेटली चार्ज हो, इनफाइनेटली लार्ज बिग चार्जेस हो और बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हों, तब जो डाइपोल बनेगा उस डाइपोल को हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। बोलिए, क्लियर है बात? तो तीन चीजें बेटा हमने पढ़ ली इसमें। हमने पढ़ लिया सबसे पहले कि डाइपोल क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का हमने डायग्राम देख लिया। फिर हमने डाइपोल क्यों पढ़ रहे हैं वो हमने समझ लिया, सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये बताता है हमें क्या, कोई भी चीज कितनी स्ट्रांगली पोलराइज है वो निकालने के लिए, कोई चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांगली पोलराइज है उसका डाइपोल मोमेंट निकालो। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा तरीके से, ज्यादा अच्छे से पोलराइज है ना, डिग्री बहुत ज्यादा है पोलराइजेशन की, ठीक है। फॉर्मूला हमने देख लिया बढ़िया से। अब कुछ और चीज है, जैसे इसके ऊपर पूछा जाता है, बताइए नेट चार्ज किसी भी डाइपोल का कितना होगा? नेट चार्ज, आंसर आना चाहिए बेटा, नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा? बोलिए, नेट चार्ज किसी डाइपोल, सर जीरो होगा। पर कैसे जीरो होगा? देखिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं? बोलो, मन आवाज कर रहा है कि नहीं? मन में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर जीरो होना चाहिए। और नहीं आ रहा ना तो फिर मामला गड़बड़ है, आना चाहिए। चलिए देखिए, एक सिस्टम ले लेते हैं, एक ले लिया हमने Q माइनस Q, यहां रख दिया हमने प्लस Q, बीच में डिस्टेंस हो गया बेटा 2a। देखो दोनों चार्ज बराबर हैं। याद करिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, हमने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, याद आ गया कि नहीं? यस सर, लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर पढ़ा था व्हाट इज चार्ज, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा लेक्चर नंबर 1 भी देख लो बढ़िया से। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हमको इसका एडिटिविटी से हम टोटल चार्ज अगर निकालने की कोशिश करें तो अगर देखो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझे टोटल चार्ज निकालना है, सीधे प्लस माइनस कर सकते हैं हम इसको। यही प्रॉपर्टी होती थी एडिटिविटी। एडिटिविटी ये बोलती है अगर आपको किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो आप सीधे प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मुझे टोटल चार्ज निकालना है, इसका टोटल चार्ज, नेट चार्ज निकालना है ना, नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? माइनस Q को हम प्लस कर देंगे, प्लस Q के साथ बोलिए, प्लस माइनस बेटा कितना हो गया? जीरो। तो नेट चार्ज कितना हो गया डाइपोल के ऊपर? जीरो। तो क्या क्या खास बात हमको याद रखनी है? डाइपोल मतलब इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट हमको निकालना है तो किसी भी एक चार्ज की इंटू कर दो, बीच में डिस्टेंस है तो मिल जाएगा आपको डाइपोल मोमेंट। नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के ऊपर? जीरो होता है। आइडियल डाइपोल क्या होता है? चार्ज बहुत ज्यादा हो, डिस्टेंस बहुत कम हो, तो जो सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे आइडियल डाइपोल, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो जैसे हमने बात कर ली ऑलरेडी कि कोई डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर बेटा नेट चार्ज रहेगा जीरो, मगर नेट चार्ज जीरो होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ उसके आसपास रहेगा। तो हमें निकालना है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने एक स्पेसिफिक जगह बता दी कि भाई हमें जानना है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक्सियल लाइन का मतलब पहले समझते हैं हम। देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल का मतलब समझते हैं। तो एक्सियल का मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को बेटा हम बोलते हैं
एक्सियल लाइन, क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। क्लियर है बात? दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब यहां पर इसका क्या काम है, ध्यान से समझना। तो डायपोल हमें पता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेंगे, तो हमने मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, यहां रखा माइनस क्यू चार्ज और ये रखा है अपना प्लस क्यू चार्ज। हमने मान लिया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर O, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज के सेंटर्स को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। तो हमने इसको कर लिया एक्सटेंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर भी हम एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां पर भी एक्सटेंड अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आगे की तरफ और इस तरफ जो एक्सटेंड होगी, इसी लाइन को हम बोल रहे हैं एक्सियल लाइन। तो इस डायपोल की वजह से, इस सिस्टम की वजह से इस एक्सियल लाइन के किसी भी P पॉइंट पर, किसी P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यही हमको निकालना है। और इस डेरिवेशन का मोटिव ये है, ठीक है। इस डेरिवेशन का मोटिव, ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि हम P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि इस डायपोल की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, इसके लिए हम कुछ चीजें कंसिडर करेंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस हमने मान ली 2a, बोला था ना थोड़ी देर पहले, 2a इसीलिए मानेंगे ताकि हमें डेरिवेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। देखो अभी सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा देखो कि आसानी कैसे हो रही है, ठीक है। अगर O सेंटर है, ध्यान से समझना, अगर O सेंटर है, इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको पॉइंट मान लेते हैं A पॉइंट, इसको मान लेते हैं B पॉइंट और ये तो है P अपना, ठीक है। चलिए, ये 2a, तो ये कितना हो जाएगा कायदे से A, यह भी कितना हो जाएगा A। किसी P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वो P पॉइंट इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है बेटा, R डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये चीज हमने कंसिडर कर ली। अब इसको जब भी आप डेरिवेशन करते हो, देखो अगर आपको मार्क्स चाहिए ना, बोर्ड्स में अगर आपको मार्क्स चाहिए, ये चीज मैं स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं। जब भी आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बनाओगे डायग्राम। अगर डेरिवेशन में कोई डायग्राम गिवन है, जो कि 99.9% होता ही होता है, जो डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जो भी डायग्राम में चीजें आपने मानी है, उनको फटाफट से बता दो, एक्सप्लेन कर दो। मतलब इस डायग्राम को बेसिकली एक्सप्लेन कर दो। कैसे करोगे? कंसिडर अ डायपोल having minus q and plus q charge separated by a distance 2a, we want to find out electric field at point P which is at distance r from the center। ठीक है, 3-4 लाइन में बढ़िया से शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया हमने कि भाई ये सिचुएशन है, इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज देखो, जो मैंने अभी बोला ना, इसको बढ़िया से नोट कर लेना। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मार्क्स चाहिए ना फुल, तो इस तरीके से आएंगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लोगे जो मैंने अभी आपको बोला। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस प्लस क्यू चार्ज का इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। देखो हम जानते हैं कि भाई, देखो एक चीज याद रखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से दूर की तरफ जाता है, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कई बार बताया, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है हमेशा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे लिखना चाहता हूं, तो कितना होगा? देखो तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहता हूं, और इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं नाम दे देता हूं E1। कितना नाम देते हैं बेटा? E1 नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा। ये जो मैं बात है बोल रहा हूं ना बेटा, इसको कहीं ना कहीं साइड में लिख लिया करो कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कहां जाता है? दूर की तरफ। इस तरीके से दूर की तरफ जाता है, एरो देखो दूर की तरफ जा रहा है, दूर की तरफ। ऐसे ही इस प्लस क्यू चार्ज का इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो दूर की तरफ जाएगा, इससे दूर की तरफ, है ना। तो कैसे लिखेंगे? तो लाइन ज्वाइनिंग, और हमें पता है कुलम्स का बोलता है कि डायरेक्शन जो होती है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होती है। तो ये जो लाइन जा रही है मुझे इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो इसका इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पे कहां होगा? इस डायरेक्शन में। इसको हमने नाम दे दिया E1। पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाएगा तो एरो कहां जा रहा है? दूर की तरफ जा रहा है ना। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, KQ/R² होता है। तो हम लिख दिया K
ठीक है। देखो बेटा, जो सीधे सीधे लेक्चर देखने हैं ना, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर्स भी देखो। डायरेक्ट आप आओगे तो नहीं आएगा बेटा समझ में, ठीक है। तो हमने लिख दिया के के बाद मुझे वो चार्ज लिखना है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिख रहे हैं? इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो कितना चार्ज है? Q। किस पॉइंट पे लिख रहे हैं? P पॉइंट पर। तो इस Q चार्ज से ये P पॉइंट कितना दूर है? इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है P पॉइंट पे। तो इस Q चार्ज से ये P पॉइंट कितना दूर है? मतलब मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। अब सोचो ध्यान से कि O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस है R, और मुझे चाहिए ये डिस्टेंस BP चाहिए मुझे। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। OP की वैल्यू कितनी है? R। देखो ये रहा O, ये रहा P। OP की वैल्यू कितनी बेटा? R। दिख रहा है? चलिए, हमें चाहिए BP की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? BP की वैल्यू चाहिए। देखो B से P, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हम OP को क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो OP को मैं दो हिस्से में तोड़ रहा हूं, OB प्लस OP। कैसा लिख सकते हैं? देखो OP को कैसा लिख सकते हैं? OB प्लस OB प्लस BP। OP प्लस BP, OB प्लस BP लिख सकते हैं। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? BP की वैल्यू चाहिए। तो OB को मैं इधर ले आऊं, OP में से माइनस कर दो OB को, तो क्या मिल जाएगा हमको? BP। OB की वैल्यू कितनी? देखो R, तो लिख दिया मैंने R। और OB की वैल्यू कितनी है? OB की वैल्यू A, तो हमने लिख दिया A। R माइनस A इक्वल्स टू BP। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? BP की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं? R माइनस A। तो ये वैल्यू कितनी होगी? मैं इसको लिख सकता हूं BP का स्क्वायर। तो K Q और BP की वैल्यू कितनी है? देखो R माइनस A, तो लिख सकते हैं R माइनस A का होल स्क्वायर। बोलिए कोई परेशानी इस बात में? कोई परेशानी? वापस से इसको ध्यान से देखो, है ना, वापस से ध्यान से एक बार देखो। मुझे Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा P पॉइंट पर। तो कैसे लिखा हमने? K Q कौन से चार्ज का चाहिए? Q चार्ज का। Q चार्ज डिस्टेंस कितनी है? Q चार्ज तो P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? BP। तो लिख दिया BP का स्क्वायर। BP की वैल्यू देखो OP होता है यार, OP को मैं लिख सकता हूं OB प्लस BP। OP है ना, OP को हम क्या लिख सकते हैं? OB प्लस BP। OB प्लस BP। OB की वैल्यू कितनी है? देखो OB की वैल्यू कितनी है? A। मैं इस OB को इस तरफ लाया, मुझे BP की वैल्यू चाहिए ना, OP माइनस BP। तो OP कितना है? OP है R मैंने से कितना माइनस किया? A। तो BP की वैल्यू है R माइनस A का स्क्वायर। इतना नोट करो बढ़िया से। अच्छा, ये आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा। बाकी आप समझने के लिए अपने नोट्स में नोट कर लो, एग्जाम में आपको लिखना जरूरी नहीं है। इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद मुझे इसकी डायरेक्शन को भी दिखाना है, डायरेक्शन को भी शो करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? देखो डायरेक्शन, एरो किस तरफ है? उस तरफ एरो उधर। वो एरो किस तरफ जा रहा है? अगर मैं O से P की तरफ जाऊं या B से P की तरफ जाऊं, अगर मुझे B से P की तरफ मूव करना है तो इस तरफ मूव करना पड़ेगा। देखो ये एरो की डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूं? अलोंग BP, B से P की तरफ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। देखिए कितना आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P। माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? तो उसके लिए देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम नाम देते हैं E2। ठीक है, E2। देखो नेगेटिव है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है, ऐसे ये बना लो साइड में कहीं, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है। तो ये रहा नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, इसको हमने नाम दे दिया E2। चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो पहले लिख दिया K, कौन से चार्ज का लिखना है? Q चार्ज का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q, तो लिख दिया Q। अब इस वाले Q से इस P की डिस्टेंस कितनी है? सोचो, इस वाले माइनस Q से इस P की डिस्टेंस कितनी है? देखो O से P तक तो है R, मतलब R में अगर मैं ये डिस्टेंस प्लस कर दूं तो मुझे माइनस Q से P की डिस्टेंस मिल जाएगी। सोच के देखो O से P की डिस्टेंस कितनी है? R। अब O से इस Q की डिस्टेंस अगर मुझे मिल गई जो कि कितनी है? A।
इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे p से लेके यहां तक की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो r प्लस ए, तो मैं नीचे क्या लिख दूं, देखो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर a से p तक, और a से p तक की वैल्यू कितनी है, r प्लस ए, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी k क्यू बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, p से b की तरफ, अलोंग p b, इक्वेशन नंबर 2। नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके की कैसी क्वांटिटी थी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी थी। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मुझे नेट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। सेम डायरेक्शन में लगता है तो प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ दो वेक्टर है, देखो E1 E2 दो वेक्टर है, ठीक है, E1 E2 दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का माइनस। सर किस में से किसको माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। सर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, सोचो, चार्ज, जो चार्ज पास में होगा P पॉइंट के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और R स्क्वायर कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R जिसका कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज्यादा होगा। तो R किसका कम है, देखो ये माइनस Q तो P पॉइंट से दूर है, माइनस Q P पॉइंट से दूर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। प्लस Q P पॉइंट के पास में है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मतलब E1 ज्यादा होगा किससे, E2 से। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को हम डिनोट कर रहे हैं बेटा E से, तो हम इसको लिख सकते हैं E2 माइनस E1। कोई परेशानी, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, हमको मिल गया नेट। कितना वैल्यू था इसका वैल्यू था बेटा KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। यही था ना, चेक कर लेते हैं E2 का वैल्यू कितना था, सॉरी E2 का वैल्यू, E2 मैंने नहीं, E1 माइनस E2 तो होगा, सॉरी E2 माइनस E1 होगा, E2 माइनस E1 होगा, बड़े वाले में छोटा वाला माइनस होगा, यहाँ भी लोचे हो गए, ये भी E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 इज ग्रेटर देन E2, हेंस E1 माइनस E2 करेंगे तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और E1 की वैल्यू माइनस में आ रही है शायद, है ना, E1 की वैल्यू माइनस में, E2 की वैल्यू पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। चलिए KQ कॉमन ले लें बेटा, KQ ले लें कॉमन, दोनों में आ रहा है KQ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, ठीक है। चलिए इन दोनों का ले लें नीचे एलसीएम, चलो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिख लो, एलसीएम लेते दोनों को साथ में लिख लो। कैसे लिखेंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का हमने ले लिया एलसीएम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म से इस पूरी टर्म को डिवाइड करो। देखो ध्यान करो, हम सॉल्व करते थे, जैसे मैं इसको सॉल्व करूं 1 माइनस ए प्लस 1 बाय बी, इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे, एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लेंगे, ए इंटू बी, दोनों को इंटू कर दो, तो ये एलसीएम है क्या ए बी। मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, मैं इस ए से, अब इस वाली टर्म से इस टोटल ए बी को डिवाइड करूंगा, तो ए बी को डिवाइड करो बेटा ए से ए कैंसिल, क्या बचा बी बचा, इस बी की इंटू करो 1 से, तो बी इंटू 1 कितना बचेगा बी, तो ये लिख दिया हमने बी। सिमिलरली अभी साइन माइनस का माइनस का, अब इस b से a b को डिवाइड करो, a b डिवाइडेड बाय b, b से b कैंसिल, क्या बचेगा a की इंटू 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा a, तो b माइनस ए अपॉन ए बी, यह आ जाएगा बेटा आंसर।
सिमिलरली यहाँ पे करना है, दोनों का इनटू करके एलसीएम ले लिया। अब a माइनस स्क्वायर वाली टर्म से इस पूरी टर्म को डिवाइड करो, देखो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, r प्लस ए बचेगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे k क्यू तो बाहर रहेगा और ऊपर आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एज इट इज। अब प्लस वाली टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली टर्म गायब, सिर्फ क्या बचेगी माइनस वाली, तो लिख दिया हमने r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतनी बात क्लियर, बढ़ जाए आगे। चलिए चलिए ठीक है, चलिए अब यहां लिख दें हम के क्यू को एज इट इज लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, सर लगा दीजिए, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहां वापस लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra डिवाइड बाय। एक बात बताइए हमको, एक हमारा प्रश्न है, ये अपनी मैथ्स इतना तो अपन को आना चाहिए बेटा, 12वीं क्लास में ना इतना अपन को पता होना चाहिए। देखो ये एक टर्म, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, मैं इसको x मान सकता हूँ, इसको y मान सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि r माइनस ए और r प्लस ए दोनों का होल स्क्वायर? यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? बढ़िया हो गया, समझ में आ गया। चलिए के क्यू एज इट इज, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस के अंदर इनटू आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2ra ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय। बताओ बेटा काय का फॉर्मूला बन रहा है? r माइनस ए आर प्लस ए। बोलो एक फॉर्मूला होता है ना गणित में, कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए ठीक है, बढ़ जाए आगे। क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं? देखो ये माइनस ये प्लस निपटा दो, ये माइनस ये प्लस निपटा दो, ये दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऐड होने के बाद क्या बनेगा सिचुएशन? तो ये हो जाएगा आपका के क्यू 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा बेटा? 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छा मैं इस 4ra को कुछ चेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। के क्यू एज इट इज 4ra को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं इंटू 2a इंटू 2r। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? सर ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया? अरे इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, a इंटू आर ए आर, तो 4a आ जाएगा ना, 4ra आ जाएगा। देखो 2a इंटू 2r करो, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, a इंटू आर कितना हो गया? ar। चेक करो ये आ रहा है ना, 4ra 4ar एक ही बात है, इंटू करेंगे तो ये आएगा ना, तो लिख सकते हैं कि नहीं? सर ऐसा काहे लिखा? देखो ऐसे लिखने का हमारा कारण था, देखो कारण देखो, इस q इंटू 2a को देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा, डायपोल मोमेंट पढ़ा ना, डायपोल मोमेंट पढ़ा हमने, डायपोल मोमेंट पढ़ा, डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था p q इंटू 2a। तो q इंटू 2 के हम क्या लिख सकते हैं बेटा? p लिख सकते हैं। चेंज कर दें इसको? यस सर, अब ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो k p इंटू 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पर, लेकिन कब? इसकी भी सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, देखो अच्छा डायरेक्शन के लिए ना एक छोटा सा सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, यहां से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, यहां से फोर्स लगाया 3 न्यूटन। बोलो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब ये
भाई ये 5 न्यूटन तो इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, ये 3 न्यूटन इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स कितना बचा सर 5 - 3 2 बचा। उसकी डायरेक्शन क्या है, जो बड़ा वाला फोर्स था उसकी डायरेक्शन मतलब इधर बचेगा नेट फोर्स। सिमिलरली यहां देखो ध्यान से, यहाँ 2 फोर्स थे भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। हमें पता है E1 इज ग्रेटर, E2 इज स्मॉलर, तो E1 में से E2 को हमने कर दिया बेटा माइनस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी E1 की डायरेक्शन में। नेट वेक्टर जो होता है वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में जाता है इस केस में, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्शन क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी की तरफ, इस तरफ बी से पी की तरफ। तो यहां लिख देंगे हम along BP। अच्छा ये कब यूज करना है फॉर्मूला ध्यान से समझना, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो बढ़िया से, ये प्रोसेस पूरी नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। ये प्रोसेस नोट करो, ये प्रोसेस अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लो पहले फटाफट से। इतना नोट कर लिया, पॉज करके बेटा इसको नोट कर लो, है ना। अब इसको नोट कर लो पॉज करके, इतना नोट कर लिया। अब मैं जो सिचुएशन उठाने वाला हूँ ना तब ये समझ में आएगा, ठीक है। इतना नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि E इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है KP × 2R डिवाइड बाय R² - A² का होल स्क्वायर along BP। अब समझना ध्यान से कि जो डायपोल हमने माना है, हमने डायपोल माना था -Q और +Q, बीच में डिस्टेंस हमने मानी थी 2A। ये 0, ये A, ठीक है। और जो P पॉइंट हमने माना था वो यहाँ मान लेते हैं, ये डिस्टेंस थी अपनी R, यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, अगर R और A की वैल्यू कैसी है बेटा, कंपैरेबल है। R और A की वैल्यू कंपैरेबल है। कंपैरेबल का मतलब ये है जैसे R की वैल्यू दे दी मान लो 10 सेंटीमीटर और A की वैल्यू दे दी मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 5 और 10 के सामने मैं 5 को इग्नोर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। जिन चीजों को इग्नोर ना किया जा सके उनको बोलते हैं कंपैरेबल वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर और 400 मीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए 400 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, ये दोनों कंपैरेबल वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर और 1 mm, तो 1 किलोमीटर और 1 mm कंपैरेबल वैल्यू नहीं है। 1 mm के लिए 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझना, ठीक है। 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा है 1 mm के लिए, लेकिन 400 मीटर जो है 100 मीटर भी अपन मानोगे तो 100 मीटर एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, कंपैरेबल वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, व्हेन R and A are कंपैरेबल, ठीक है। अगर R और A कंपैरेबल हो तब ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर सर कंपैरेबल ना हो तो R की वैल्यू A के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, तब क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर A। हम A को क्या कर सकते हैं बेटा, इग्नोर कर सकते हैं। कैसे इग्नोर करेंगे, देखो E इक्वल्स टू क्या बचेगा, KP × 2R डिवाइडेड बाय, A को हटा दो क्या बचेगा, R² का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, KP × 2R डिवाइडेड बाय R की पावर 4। ये P है अपना P, एक पावर से एक R गायब, कितना बचेगा 2KP अपॉन R³ along BP। ये आ गया आपका बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नोट कर लो, ये कब कंपैरेबल वैल्यू, ये जब कंपैरेबल वैल्यू नहीं होंगी तब, फटाफट नोट करो। और ये आखिरी वैल्यू आपको याद रखनी 2KP अपॉन R³, और K की वैल्यू हम जानते हैं बेटा कितना होता है, 1/4πε0। फटाफट नोट करो, कर लिया, नोट कर लिया इतना, कोई दिक्कत की बात। चलिए इस E और इस R³ के अंदर, इस E और R³ के अंदर आपसे पूछा जाता है ग्राफ बना के बताइए, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखो ये E ये R³, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
नेक्स्ट डेरिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो डेरिवेशन बेटा बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट वाले जो हमारा जो पार्ट आएगा, इसका पार्ट 2 जो आएगा, उसमें हम भर भर के जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, चलिए बढ़िया सा डेरिवेशन है, ये भी बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर अच्छे अच्छे। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं बेटा इस इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं, फिर हम डेरिवेशन को आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो चल रहा है ना, चल तो रहा है। देखो सबसे पहले समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जैसे एक्सियल थी ऐसे इक्वेटोरियल भी है, लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब क्या समझिए। जैसे मैंने बोला कि एक लाइन है आपके पास, ये एक लाइन है, इसका नाम देते हैं ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो ए और बी एक लाइन हमने दे दी, एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। अब कंडीशन समझना कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इफ कंडीशन, इफ ये लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मतलब ये बाइसेक्टर हो, ये क्या हो, बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर क्या होती थी, मैथ्स में हमने पढ़ा है, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन। तो अगर ये लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती, या मैं बोल सकता हूं इसके सेंटर से पास होती है, तो ये अगर पूरा 2a मानते हैं हम, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a, और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा a। पहली कंडीशन। अगर ये लाइन इसको 2 हिस्सों में काटती हो बराबर, दूसरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती हो, तो पहला तो 2 इक्वल में पार्ट काटती हो मतलब बाइसेक्टर की तरह बिहेव करे, दूसरा नॉर्मल हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए मतलब परपेंडिकुलर हो, मतलब एक ऐसी लाइन जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो उस लाइन को, इस लाइन को हम कहते हैं कि इस लाइन का हम नाम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें डायपोल में इसका क्या काम है देखते हैं, चलो डायपोल बनाते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। चलिए तो बनाते हैं एक बढ़िया सा डायपोल। ये रहा चार्ज अपना, थोड़ा नीचे बनाएं क्योंकि इसमें बेटा ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें वेक्टर्स लगेंगे, कंपोनेंट्स लगेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपका फोकस चाहिए। ठीक है, -q, हमने यहाँ चार्ज ले लिया +q, और यहाँ हमने ले लिया इसका सेंटर हमने ले लिया O। तो इसके सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, सेंटर से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसी लाइन के ऊपर किसी P पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट के ऊपर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल हमने मान लिया। डायपोल हम कैसे मानते हैं, हम हमेशा इसको मानते हैं 2a डिस्टेंस, जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में माना। ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी a, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी अपनी a, ये हो जाएगा सेंटर, और सेंटर से किसी P पॉइंट पे जो कि कितना दूर है बेटा, r डिस्टेंस पर है, इस r डिस्टेंस वाले P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपनी सिचुएशन है। तो हमने क्या बताया आपको कि जब भी आप डेरिवेशन करोगे, जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो, डायग्राम बनाओ, फिर उस डायग्राम को 2-3 लाइन के अंदर क्या कर दो, डिस्क्राइब कर दो। इसको कैसे करोगे, कंसिडर, कैसे लिखोगे, कंसिडर 2 equal and opposite charges -q and +q separated by a distance 2a. We wish to find electric field at point P which is at a distance r from the center as shown in the figure. इतना लिख दो, उसके बाद बढ़िया से सॉल्व करना शुरू करो। उसके बाद बिल्कुल सेम सिचुएशन जो हमने पहले लिखी थी, क्या लिखा था, इसके बाद लिखना शुरू करो, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट P, -q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए E1। क्या नाम दे रहे हैं, E1। इस -q का P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसको जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, चलिए इसको ठीक से जोड़े, लोचे हो गए।
ठीक है, ऐसे जोड़ दिया हमने। अच्छा ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाता है ऑलवेज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ। रेड लाइन से हम देते हैं नीचे की तरफ, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम देते हैं हम E1। कोई दिक्कत, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलिए अब मुझे E1 की वैल्यू लिखनी है। मुझे क्या लिखनी है बेटा, E1 की वैल्यू लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड K, जिस चार्ज का लिखना है, कौन सा चार्ज, ये रहा Q चार्ज, तो लिख दिया Q। उसके बाद इस माइनस Q से P की डिस्टेंस कितनी है, तो इसको हम पॉइंट देते हैं A, इसको देते हैं B। तो मैं बोल सकता हूं माइनस Q से और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं AP। तो लिख सकते हैं AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, देखो ठीक है। और AP की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस सर बन रहा है नहीं, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमको चाहिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एच स्क्वायर यहाँ पे क्या, AP का स्क्वायर बेसिकली। तो मुझे AP स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देखो AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, या h की वैल्यू, इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई अपन को, तो हम लिख देते हैं इसको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करो Q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल से अंडर रूट गायब। तो E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बच रही है, देखो Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग P से A की तरफ, P से A की तरफ आ रहा है नीचे, अलोंग PA। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यस सर वेरी मच क्लियर। चलिए अब देखिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इसके लिए क्या सिचुएशन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये रहा प्लस Q। इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है, जोड़ दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरफ होगा, देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा, दूर अलोंग द लाइन जाएगा दूर की तरफ, तो क्या इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यस सर इस तरफ होगी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं बेटा E2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है सब, ऑल क्लियर, यस सर। चलिए E2 की वैल्यू लिखते हैं। तो E2 की वैल्यू, E2 किसकी वजह से, प्लस Q, तो लिखा Q प्लस Q से इसकी डिस्टेंस हम लिख सकते हैं BP का स्क्वायर, बोलो BP का स्क्वायर, B से P, BP का स्क्वायर। देखो ये भी A ये भी R, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोलो हाँ सर आएगी ना, आनी चाहिए, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। देखो Q BP की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब, वैल्यू बचेगी Q बाय आर स्क्वायर। वेट अ मिनट सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, यहीं से खेल शुरू होगा, ठीक है। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा सेम, लेकिन डायरेक्शन आ रही है अलग अलग। देखो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन P से A की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन P से B की तरफ है, अलोंग BP। सर डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, क्या करें। अब जो करेंगे ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये सारा खेल है बेटा इस डेरिवेशन का, ठीक है। चलिए इसके लिए अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखने का है। सबसे पहले हम तोड़ेंगे E1 को, मतलब अब हम करने वाले हैं E1 E2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ मान लिया थीटा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं। देखो सिंपल सी बात है, सोच के देखो, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, क्लास 11th वेक्टर्स हमने पढ़ा क्लास 11 में, दो फोर्स हमें दे दिए या कोई दो वेक्टर दे दिए, कुछ एंगल पे लग रहे हैं, मान लो एंगल दे दिए 30 डिग्री, कुछ एंगल पे लग रहे हैं 30 डिग्री, तो क्या लगाओगे तुम, सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर एंगल गिवन नहीं हो, जनरल थीटा गिवन हो, तो क्या करोगे, तो उस केस में हम फिर करते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। जैसे यहां पर हमें एंगल गिवन नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ हमें पता है गिवन थीटा है सिर्फ। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये थीटा है तो इस E1 के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ। दोनों कंपोनेंट देखो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस तरीके से कंपोनेंट हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये E1 है, इतना नोट कर लिया, तो नोट कर लो बेटा, बढ़िया से नोट कर लिया। हटा दें, ये सब हटा दें, सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन रखेंगे, बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान से देखिए। अब यहां पर मैं देखूं ध्यान से, इस E1 का ये कंपोनेंट में अगर देखूं, थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है हमेशा कॉस बनता है, तो ये हो जाएगा अपना E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा अपना E1 साइन थीटा। क्लियर है बात? E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा अपना E1 साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं E2 के कंपोनेंट करना चाहूं, अगर मैं E2 के कंपोनेंट करना चाहूं तो E2 का एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ सॉरी, और एक हो जाएगा अपना इस तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी सिमेट्री से थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल भी थीटा तो E2 का कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पर, E2 cos थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा E2 sin थीटा। इतनी बात क्लियर? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा इस तरफ, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा इस तरफ। इतनी बात क्लियर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बढ़िया से बना दिए। अब एनालाइज करो इसको, एनालाइज करो, देखो एनालाइज करो, ध्यान से देखो। E2 sin थीटा, E1 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखो। क्या E1 और E2 की वैल्यू बराबर है? यस सर, ये रहा E2, ये रहा E2, E2 की वैल्यू ये रही, E1 की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू बराबर है? यस सर बराबर है। क्या दोनों का थीटा बराबर है? थीटा बराबर। तो सोचो E2 और E1 की वैल्यू बराबर है, दोनों में थीटा भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर समझ में आती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इतना लिखने के बाद आपको अंग्रेजी में ये लिखना है कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर दैट, है ना, जो मैं बोल रहा हूं बेटा ऐसे लिखना है आपको व्यवस्थित। इट इज वेरी मच क्लियर दैट E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude and acting in opposite direction, hence they will cancel out each other. Full stop. इतना लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना है also E1 cos theta and E2 cos theta are equal in magnitude but acting in same direction. मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, hence they will get added up and will give the net electric field at point P. ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि इसको हम लिख देते हैं E। ये कितना हो जाएगा बेटा अपना E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये चीज क्लियर है कि E1 इज इक्वल्स टू E2। तो मैं इस E2 की जगह E1 लिख सकता हूं या E1 की जगह E2 लिख सकता हूं, दोनों ही एक बात है। तो हम लिख देंगे E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दोनों को ऐड कर दिए तो बेटा क्या हो जाएगा बोलिए, 2E1 cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू उठाओ फटाफट, E1 की वैल्यू उठाओ फटाफट। E इक्वल्स टू, E1 की वैल्यू देखो 2, E1 की वैल्यू में पता है Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा बाय इक्वेशन नंबर 1, यहां लिख देंगे बाय 1। इतना नोट करो। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। नोट कर लिया? बढ़े आगे? ठीक, देखो इतना करने के बाद हम क्या करना है अपन को, आगे इस कॉस थीटा को सॉल्व करना है। कॉस थीटा के लिए आप आओ इधर। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP, इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है, ट्रायंगल AOP में इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसमें A, हाइपोटेनियस कितना है इसके अंदर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं बोलिए?
तो वहां साइड में लिखो ये जो चीज है ना, इन ट्रायंगल एओपी कॉस थीटा, इसको नोट करो। कहां पे नोट करना है? इसको यहां नोट करना है कि सिंस इन ट्रायंगल एओपी cos थीटा कैन बी रिटन एज a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इसको दो इक्वेशन नंबर 3। तो ए की वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास, 2k q, cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, और यहां पर ऑलरेडी अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, अगर मैं किसी चीज को लिख रहा हूं ए अंडर रूट और मैं अंडर रूट नहीं लिखना चाहता तो हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। ये अंडर रूट हटाओ, इसको सॉल्व करते हैं और आगे तो कितना हो जाएगा 2kq, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये मैं ऑलरेडी पुराने डेरिवेशंस में बता चुका हूं कि भाई अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड। देखो बेस ये ए ये भी ए, तो पावर हो जाएगी ऐड। पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1/2, कितनी हो जाएगी पावर 3/2। तो यहां पावर देखो, इसकी होल पावर कितनी मान सकते हैं 1, इसकी पावर 1/2। दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, इसी के साथ में ऊपर देखो इस 2q और a को साथ में लिख के देखो क्या बन रहा है, कुछ तो बनेगा। 2q और a, सर p होगा क्या, होना तो चाहिए। देखो q × 2a लिख सकता हूं इसको, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं, q × 2a, और जो किसके बराबर होता है, p के बराबर। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं kp डिवाइड बाय p, किसकी जगह लिखा मैंने 2k a की जगह, और यहां नीचे मैं क्या लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर कैसे आया 3/2, अभी समझाया बेटा, इधर देखो। अगर बेस सेम होता है, बेस a × a, जैसे इस पूरे को मान लो a, इसको भी मान लो a की पावर है कितनी 1, a की पावर कितनी 1/2, a की पावर 1, a की पावर 1/2, दोनों × में हो तो पावर हो जाती है ऐड। 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। यहां सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली। ठीक है, इतना नोट करके रखो बढ़िया से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुका है, इक्वल्स टू कितना आ चुका है kp/r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अलोंग डायरेक्शन भी जरूरी है। चलिए डायरेक्शन E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों को ऐड करेंगे, इस तरफ डायरेक्शन है दोनों की, इस तरफ मतलब B से A की तरफ, अलोंग BA, तो डायरेक्शन देखो अलोंग BA। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, सेम सिचुएशन व्हेन R and A are comparable। ठीक है, व्हेन R and A are comparable, जब R और A कंपैरेबल होंगे तब जो है इसकी वैल्यू हम ये वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। जब कंपैरेबल नहीं होंगे, कंपैरेबल का मतलब भी समझाया था मैंने आपको, जब कंपैरेबल नहीं होंगे तब ये सिचुएशन होगी। देखो क्या सिचुएशन होगी, कंपैरेबल नहीं होंगे तो कंडीशन होगी इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन वी कैन नेग्लेक्ट A। हम A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। A को नेग्लेक्ट करोगे मतलब A को नेग्लेक्ट करो तो सिर्फ R बचेगा, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी kp/r² की पावर 3/2। ये तो हट गया पावर 3/2, और बाहर वाली पावर की अंदर वाली पावर से क्या होती है बेटा, इनटू होती है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला kp/r² इंटू 3/2। इस 2 से ये 2 साफ, पावर कितनी बचेगी सिर्फ क्यूब, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला kp/r की पावर क्यूब। और डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन क्या थी अपनी, अलोंग BA। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, ये फाइनल आंसर है इसका, बढ़िया से नोट कर लो इसको। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें
अलग से नोट डाल के लिखना शुरू करो, है ना, नोट डाल के लिखना शुरू करो जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक्सियल के लिए लिखो। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई थी वो आई थी E1 की डायरेक्शन में, क्योंकि E1 बड़ा था। एक्सियल हमने अभी पढ़ा ना, तो एक्सियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, उस तरफ था। कॉपी में लिखो, नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, या लिखो काम की चीज, बड़े ऐसी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर बड़ा सा। E1 कहाँ है, उस तरफ, E2 कहाँ, इस तरफ। E1 बड़ा था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी, E1 की तरफ, BP की आई थी। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया था, डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी BP, अलोंग BP आया था ना। BP अगर आया था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, BP मतलब इस तरफ आया था, ध्यान से देखना, ये थी डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरफ। इस डायपोल को देखो, डायपोल -q + q, हमने डायपोल मोमेंट देखा है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी बेटा, -q से +q, अभी पढ़ा इसी लेक्चर में। -q से +q, माइनस से प्लस की तरफ जाता है डायपोल मोमेंट। तो इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, -q + q, मतलब इस तरफ। इसके P की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ। मतलब मैं बोल सकता हूं P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल के केस में, उसकी डायरेक्शन और जो डायपोल हमने लिया था उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी आएगी, सेम आएगी। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वापस से देखो, वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया। चलो इधर आ जाओ, इसके केस में आ जाओ। देखो E1 cos θ, E2 cos θ के प्लस क्या मतलब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। हमने डायपोल ये लिया, डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, मतलब इस तरफ है P की डायरेक्शन। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब यहाँ लिखना है आपको, सेकंड पॉइंट लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। लिख लिया। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए किधर गया, हाँ, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ जैसे मैंने पहले बताया था, ये हो जाएगा r3, ग्राफ हो जाएगा अपना ऐसा, बना लो। ठीक है, तो दो डेरिवेशन देखो हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया डायपोल मोमेंट, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन, इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन। अब हमारा बचता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बचता है हमारा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे पार्ट 2, क्योंकि ये वाला लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर ये वाला लेक्चर प्लस इन तीनों के जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, पूरे जो भी हमने टॉपिक पढ़े, डायपोल मोमेंट, एक्सियल, इक्वेटोरियल और साथ में ये, इनके जो भी PYQs रहेंगे जी और नीट के प्लस बोर्ड्स के, वो सारे नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही।